26 नवंबर 1954 श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला के नदर्न कोस्टल टाउन वल्वेत्तिथुराई में वेलुपिल्लाई प्रभाकरण नाम के एक लड़के का जन्म होता है, जो आगे चलकर केवल श्रीलंका को ही नहीं बल्कि अपने कारनामों से भारत को भी दहलाने वाला था। होश संभालते ही उसने श्रीलंका में तमिलों से छीने जा रहे अधिकारों और उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर डाली। जब उसकी ये मांग नहीं मानी गई तो वो अपनी बात को मनवाने के लिए वायलेंस का सहारा लेते हुए एक एक कर हजारों सैनिकों और सैकड़ों पॉलिटिशियंस को दर्दनाक मौत देने लगा। उसमें अपने साथ लोगों को जोड़ने की क्षमता भी गजब की थी। अपनी दमदार पर्सनालिटी और लाजवाब रणनीति से उसने अपने बूते पर ही 50 से भी कम लोगों की एक मामूली सी ऑर्गेनाइजेशन को 16,000 से भी ज्यादा लोगों की बेहद ट्रेंड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया था, जिसने करीब 3 दशकों तक श्रीलंकन गवर्नमेंट को घुटनों पर लाए रखा। उन दिनों उसके नाम के इस कदर चर्चे थे कि एशिया वीक ने उसकी तुलना चे गुवेरा जैसे क्रांतिकारी से की, तो वही न्यूज वीक ने उसे लेजेंड करार दिया था। जहां कुछ के लिए वो खूनी था तो कुछ के लिए मसीहा। अपने आतंक के लिए मशहूर वेलुपिल्लाई प्रभाकरण का लोगों को मारने का तरीका भी यूनिक था। उसके लोग आत्मघाती हमलावर का रूप लेते और गले में एक बेहद जहरीला साइनाइड का कैप्सूल लटकाए घूमते। इस तरह पहले वो अपने टारगेट को उड़ाने का प्रयास करते, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं होते तो पुलिस के हाथ लगने से पहले ही इस कैप्सूल को खाकर खुद की जान ले लेते। हजारों की तादाद में ऐसे डेडिकेटेड लोग बिना अपनी जान की परवाह किए प्रभाकरण के एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते। एक समय ऐसा भी आया जब उसने इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या करवाकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। वो अपनी डिमांड्स को लेकर इस कदर जिद्दी था कि वो इतने पर भी नहीं रुका और कुछ वक्त बाद ही उसने श्रीलंकन प्रेसिडेंट राणा सिंघे प्रेमदासा को भी मरवा दिया। Vellupillai Prabhakaran was the leader of the LTTE, and that is Liberation Tigers of Tamil Eelam. The Indian peacekeeping force landed in Sri Lanka, not quite prepared for the battle awaiting. The LTTE chief was also known for allegedly orchestrating former Prime Minister Rajiv Gandhi's assassination. The Sri Lankan army marched towards Kilinochchi, the administrative and de facto capital of the LTTE's envisioned state of Tamil Eelam. These are the Sea Tigers in action, filmed by their own people during an attack. They move in formation, each taking a turn to strike, operating at fast speeds. In what's been Asia's most intractable conflict, more than 60,000 people have been killed, tens of thousands more have been injured, and millions of people have been made homeless. Some may recall that Prabhakaran was killed in 2009 by Sri Lankan army. Let's take a closer look at who Prabhakaran is and what we know of his death. द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से जाना जाने वाला श्रीलंका एंशिएंट टाइम से ही अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। समय बीतता गया और इसकी सुंदरता के चर्चे ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स के बीच बढ़ते चले गए। ऐसे में जब यूरोपियन कंट्रीज के बीच एशिया के देशों को अपनी कॉलोनी बनाने की होड़ लगी तो यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिन्होंने इस आइलैंड को सिलाओ नाम दिया। पोर्चुगीज के बाद यहाँ डच का रूल रहा और फिर 1796 में श्रीलंका ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। ब्रिटिशर्स ने इसे सीलोन कहना शुरू कर दिया और 1972 तक श्रीलंका इसी नाम से जाना गया। इंडिजीनियस पीपल वेदा के साथ साथ यहाँ सिंगली और तमिल्स भी रहते थे, जो समय समय पर भारत से माइग्रेट होकर श्रीलंका में जाकर बसे थे। यहाँ के नॉर्थ एंड ईस्ट के इलाकों में तब तमिल राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद तमिल्स की संख्या और भी बढ़ने लगी, जिनमें इंडियन तमिल्स भी शामिल थे। दरअसल अंग्रेजों ने यहाँ चाय, रबर और कॉफी की बड़ी बड़ी बागानें लगाई हुई थी, जिनके काम के लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो। इसलिए अंग्रेज भारी संख्या में भारत से तमिलों को श्रीलंका ले आए। समय के साथ तमिलों ने यहाँ काफी प्रोग्रेस की और ट्रेड एंड बिजनेस के साथ साथ यहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और सिविल सर्विसेज के उच्च पदों पर नौकरी पाकर डोमिनेट करने लगे। हायर रैंक्स पर तमिलों को बैठा देख सिंगलियों में धीरे धीरे गुस्सा पनपने लगा और कुछ ही सालों में ये गुस्सा आंदोलन का रूप लेने लगा। इसी बीच 1948 में सेलोन को ब्रिटिशर्स से आजादी मिल गई, जिसके बाद सिंगलियों को पंख लग गए। उस समय यहाँ सिंगलियों की पॉपुलेशन लगभग 69% थी, जबकि तमिल्स करीब 23% थे, जिनमें से 11% श्रीलंकन तमिल्स और 11.7% इंडियन तमिल्स थे।
सिंगलियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ सरकार भी उन्हीं की बनी। सरकार में आते ही सिंगलियों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने सेलोन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1948 पास किया, जिसके तहत केवल 5000 इंडियन तमिल ही सिटीजनशिप के लिए योग्य थे, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग, जो कि पॉपुलेशन का लगभग 11% थे, उन्हें सिटीजनशिप से वंचित कर स्टेटलेस बना दिया। हालांकि आगे चलकर भारत की पहल पर काफी तमिलों को श्रीलंका के सिटीजन होने का अधिकार मिला, लेकिन वहां की सरकार का हर फैसला उस वक्त तमिलों पर कहर ढा रहा था। वहां की पार्लियामेंट द्वारा 1956 में सिन्हल ओनली एक्ट पास कर सिंगली को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। तेजी के साथ तमिल भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों से दरकिनार किया जाने लगा। इस तरह न केवल उनको तरक्की से रोका जा रहा था, बल्कि उनकी भाषा और संस्कृति को भी खत्म किया जा रहा था। अचानक से अपने अधिकारों के छिन जाने से तमिलों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए, लेकिन इन आंदोलनों से श्रीलंकन गवर्नमेंट के कान पर जू भी नहीं रेंगी, बल्कि उल्टा तमिलों पर एक और प्रहार करते हुए 1971 में पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पास करके सभी यूनिवर्सिटीज की मोस्टली सीट्स इनडायरेक्टली सिंगली स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिससे तमिल स्टूडेंट्स के लिए हायर स्टडीज के अवसर बेहद सीमित हो गए। शुरुआत में तो तमिल पीसफुल प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल टॉक्स के जरिए सरकार की पॉलिसीज का विरोध जताते रहे, लेकिन सरकार की मनमानी बढ़ने के बाद तमिलों के कई विद्रोही संगठन खड़े हो गए, जो अपनी मांगों को लेकर वायलेंट होने लगे थे। जिस समय श्रीलंका की सरकार तमिलों के साथ भेदभाव कर उनके अधिकारों को छीनने में लगी थी, उसी समय जाफना पेनिनसुला के नदन कोस्ट पर बसे एक छोटे से गांव वल्वेत्तीथुरई में वेलुपिल्लाई प्रभाकरण बड़ा हो रहा था, जो आगे चलकर श्रीलंका पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। प्रभाकरण के पिता थिरुवेंगदम वेलुपिल्लाई डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिसर थे, जबकि उसकी माता वल्लीपुरम पार्वती घर में ही रहकर अपने 4 बच्चों की देखभाल करती थी। प्रभाकरण 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए बचपन में उसे काफी प्यार मिला। पिता की सरकारी नौकरी और वल्वेत्तीथुरई के कई मंदिरों पर मालिकाना हक के कारण उसके परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी थी, जिससे उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे तमिल संस्कृति से गहरा लगाव था, इसलिए आसपास तमिलों के साथ हो रहे भेदभाव और जुल्म उसके दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। वो बचपन से ही तमिल लोगों के संघर्षों और उनकी मांगों के बारे में सुनता आया था, जिस वजह से उसके भीतर सरकार के खिलाफ गुस्सा और विद्रोह की भावना जागने लगी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि प्रभाकरण ने महज 15 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और कुछ दिनों बाद तमिल यूथ फ्रंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, जो उस समय तमिल यूथ को पॉलिटिकली यूनाइट करने का काम कर रहा था। प्रभाकरण में लोगों को अपने भाषणों और विचारों से अपनी ओर खींचने की शुरू से ही अद्भुत क्षमता थी, और इसी के चलते उसने 1972 में केवल 18 साल की छोटी सी एज में खुद का ऑर्गेनाइजेशन तमिल न्यू टाइगर्स TNT बना दिया। उसका संगठन TNT सरकार की भेदभाव वाली पॉलिसीज के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए तमिल्स के राइट्स की मांग करने लगा। उसके तेज तर्रार रवैये को देख तेजी के साथ सैकड़ों तमिल युवा TNT ज्वाइन करने लगे। दिन प्रतिदिन जिस तरह प्रभाकरण की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसी तरह उसकी मांगे भी बढ़ने लगी थी। वो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट से तमिल लोगों के लिए देश के भीतर एक अलग देश तमिल ईलम की मांग करने लगा था, जहां तमिल सम्मान के साथ सर उठाकर जी सके। प्रभाकरण की यह लड़ाई केवल अधिकारों के लिए नहीं थी, बल्कि उसके लिए तमिलों की आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चर की रक्षा सबसे ऊपर थी। TNT की डिमांड्स के बीच यहाँ के लोगों में देश के नाम को बदलने की मांग काफी जोर पकड़ने लगी थी। आजादी के बाद से ही यहाँ के लोगों को अपने देश का नाम सीलोन कांटे के समान चुभता था, जिसे वो स्लेवरी का प्रतीक मानते थे। इसलिए जब 1972 में सीलोन ने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया, तो देश का नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका संस्कृत से लिया गया एक शब्द है, जिसमें श्री का अर्थ है समृद्धि और लंका का अर्थ द्वीप है। भले ही सरकार ने लोगों की मांग पर देश का नाम बदल दिया था, लेकिन देश का नाम बदल जाने से भी तमिल्स के खराब हालात नहीं बदले थे। सरकार ने तब भी तमिलों के अधिकारों को दबाना जारी रखा था। प्रभाकरण समझ चुका था कि अब सरकार को नींद से जगाने के लिए कुछ अलग करना होगा, और इसलिए 1975 में उसने जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरायप्पा की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रभाकरण ने यह हत्या 1974 की तमिल कॉन्फ्रेंस में कई तमिलों के मारे जाने के बदले में की थी, जिसका जिम्मेदार अल्फ्रेड दुरायप्पा को माना जाता था।
प्रभाकरण के इस कारनामे ने श्रीलंका में जारी तमिल मूवमेंट की दिशा को बदल कर रख दिया। पहले जहां तमिल लीडर्स पीसफुली अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, वहीं अब प्रभाकरण से इंस्पायर होकर काफी तमिल्स ने हथियारों को अपनी बात कहने का तरीका बना लिया था। अल्फ्रेड दुरायप्पा की हत्या को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिल टेरर के रूप में देखा और इसके बाद तमिलों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। ऐसे में अब इनोसेंट तमिलों पर भी पुलिस की कार्रवाई बढ़ने लगी थी। उधर प्रभाकरण भी तमिलों की रक्षा और अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए अपनी एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेना बनाना चाहता था, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस हो। यही विचार आगे चलकर LTTE की फॉर्मेशन की वजह बना। 5 मई 1976 को प्रभाकरण ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE नाम से एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, तमिलों के लिए एक अलग देश तमिल ईलम की स्थापना करना। यह बहुत ही पेशेवर और डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके मेंबर्स को बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हो सके। प्रभाकरण की खुद की सेना बनने से उसकी एक्टिविटीज भी तेज हो गई थी और तमिल कम्युनिटी में उसका रुतबा बढ़ने लगा था। लोग उसके एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उसकी छवि एक हत्यारे की कम और अपने लोगों के लिए लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर की ज्यादा बन चुकी थी, जिससे उसे पूरी दुनिया में बसी तमिल कम्युनिटी से इकोनॉमिकली और मॉरली भारी सपोर्ट मिलना शुरू हो चुका था। प्रभाकरण का बंदूक चलाने का तरीका सीखना भी अनोखा था। वो इसके लिए हॉलीवुड एक्शन मूवीज से इंस्पिरेशन लेता था, जिनका वो बहुत बड़ा फैन था। केवल मूवीज और बुक्स के जरिए उसने निशाना लगाने में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि उसके आगे अच्छे ट्रेन शूटर्स भी फेल थे। धीरे धीरे उसके ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाकों की संख्या हजारों तक पहुंच चुकी थी। उसके हर एक लड़ाके में एक अलग तमिल देश बनाने का जुनून था और सब के सब गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। जब भी उन पर पुलिस की कार्रवाई होती, वो खाइयों और जंगलों से अचानक निकलकर उन पर टूट पड़ते और बेरहमी से उनकी हत्या कर देते। LTTE तमिलों का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तमिल ईलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन टीलो जैसे तमिल ऑर्गेनाइजेशन को भी निशाना बनाने लगा था। देखते ही देखते उनका इतना दबदबा हो चुका था कि अब जाफना का जंगल प्रभाकरण के इशारों पर चलने लगा। यहाँ उसके आदेश के खिलाफ जाने का सिर्फ एक ही मतलब होता था, मौत। ऐसा ही एक वाकया 23 जुलाई 1983 को देखने को मिला, जब यहाँ कार्रवाई के लिए आई श्रीलंकन आर्मी पर LTTE ने हमला कर 13 सैनिकों को मार डाला। सैनिकों की मौत से श्रीलंकन गवर्नमेंट गुस्से से तिलमिला गई और जवाब में एंटी तमिल राइट्स को बढ़ावा देने लगी, जिससे पूरे देश में तमिलों को मारा जाने लगा। इस तरह लगभग 3000 तमिल लोगों की जान ले ली गई और हजारों तमिल्स के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद बाकी बचे तमिल लोगों में भी खौफ बैठने लगा, जिसके चलते लाखों तमिलों को अपनी जान बचाने के लिए श्रीलंका छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। तमिलों के साथ हुए इस अत्याचार और नरसंहार को ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है। एंटी तमिल राइट्स ने श्रीलंका को पूरी तरह नफरत और हिंसा की गहरी खाई में धकेल दिया था। इस घटना के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ LTTE के हमले और भी तेज हो गए। इसका आउटकम ये हुआ कि जल्द ही श्रीलंका में एक लंबी चलने वाली सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इस सिविल वॉर के दौरान जहां सरकार के आदेश पर श्रीलंकन आर्मी तमिल लोगों पर अत्याचार करती रही, तो वही LTTE ने भी कई सरकारी अधिकारियों समेत कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तमिलों के खिलाफ पुलिस या कार्रवाई से तंग आकर हजारों तमिल युवा अपनी पढ़ाई छोड़कर सरकार से बदला लेने के लिए LTTE में शामिल हो गए। नॉर्थ श्रीलंका, जहां तमिल्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, वहां प्रभाकरण की इमेज तमिलों के मसीहा के रूप में बन चुकी थी, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की आंख में आंख डालकर उनकी आवाज को बुलंद कर रहा था। प्रभाकरण का कॉन्फिडेंस और करेज उसके समर्थकों के लिए इंस्पिरेशन का काम करता था। इसी बीच उसने मतिवत्थनी इराम्बू से लव मैरिज कर ली। उसकी शादी कईयों के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि उसने खुद LTTE में सिगरेट और शराब के साथ साथ महिला और पुरुष के बीच किसी भी तरह के संबंध पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। एक बार उसने अपने 2 फीमेल और 2 मेल बॉडीगार्ड्स को सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से रिलेशन बनाने की जुर्रत की थी। श्रीलंका में सिविल वॉर की आग की लपटें तेज हो चुकी थी, जहां हजारों की तादाद में निर्दोष तमिलों की जान जाते देख भारत के तमिल्स और भारत की सरकार दोनों चिंतित थे।
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इस संघर्ष को पीसफुली सुलझाना चाहती थी। वो शुरू से ही श्रीलंका के डिवीजन के अगेंस्ट में थी और साथ ही ये चाहती थी कि श्रीलंका में तमिलों को उनके अधिकार दिए जाए। इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने की कोशिश में उन्होंने दोनों पक्षों से बात कर मीडिएट करने की पेशकश की। उनकी पहल पर समझौते को लेकर भूटान के थिम्फू में प्रभाकरण के गुट और श्रीलंकन अथॉरिटीज के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने श्रीलंकन तमिलों को सपोर्ट करने का फैसला किया, जिसके चलते तमिलनाडु में कई ट्रेनिंग सेंटर्स खोलकर तमिल रेबल्स को ट्रेन किया जाने लगा। साथ ही रॉ को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया। साल बदलते गए, लेकिन श्रीलंका का सिविल वॉर नहीं रुक सका। इस सिविल वॉर को रुकवाना भारत के लिए बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि इस टेंस सिचुएशन के बीच जहां भारत श्रीलंका में अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना के बढ़ते इंटरफेरेंस से परेशान था, तो वही तमिलनाडु में तमिल आबादी के बीच LTTE के लिए सपोर्ट बढ़ता जा रहा था और वो भारत सरकार पर श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार को रुकवाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में एक तरफ जहां प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को यह डर था कि इस हमले में कोई एक्शन न लेने की वजह से कहीं आगामी चुनावों में उनकी पार्टी को तमिलनाडु की जनता नकार ना दे, तो वही उन्हें ये चिंता भी थी कि तमिल आंदोलनों की ये आंच कहीं श्रीलंका से तमिलनाडु तक ना पहुंचे। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रीलंकन सिविल वॉर में इंटरवीन करने का फैसला किया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वहां के जाफना को प्रभाकरण की एक्टिविटीज की वजह से ब्लॉक किया हुआ था, जिस वजह से वहां तमिल्स पर श्रीलंकन आर्मी का टॉर्चर तो हो ही रहा था, साथ ही वहां तमिलों के पास खाने पीने जैसी बेसिक नीड्स तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन पूमलाई के जरिए वहां करीब 25 टन की ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को एयर ड्रॉप किया। श्रीलंकन गवर्नमेंट इससे पहले भारत द्वारा भेजी गई मदद को रोक चुकी थी, लेकिन इस बार भारत सरकार का साफ कहना था कि अगर तमिल लोगों की मदद करने के रास्ते में श्रीलंका की फोर्सेज ने अड़ंगा डाला तो भारत इसे एक युद्ध की तरह देखेगा और इसका जवाब भारतीय सेनाएं अपने तरीके से देंगी। इसके बाद श्रीलंका की सरकार ने न केवल भारत की बात मानी, बल्कि कई दौर की बातचीत के बाद श्रीलंकन प्रेसिडेंट JR जयवर्धने ने भारत के पीस अकॉर्ड के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया। श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए प्रभाकरण को भी मनाना जरूरी था, इसलिए हेलीकॉप्टर भेजकर उसे मिलने के लिए दिल्ली बुला लिया गया, जहां उसकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। पहले तो प्रभाकरण तमिल ईलम की मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MG रामाचंद्रन से मुलाकात के बाद वो अपनी डिमांड से पीछे हट गया। इस वजह से राजीव गांधी उससे बहुत खुश हुए और उसे अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी गिफ्ट की। हालांकि राजीव गांधी के कैबिनेट मिनिस्टर्स को प्रभाकरण के मान जाने पर भरोसा नहीं था। उन्होंने राजीव गांधी से भी ये कहा था कि प्रभाकरण को तब तक भारत में रखा जाए जब तक LTTE के लोग हथियार नहीं डाल देते, लेकिन राजीव गांधी ने प्रभाकरण पर भरोसा करने का फैसला किया। उन्हें कहाँ पता था कि उनका ये फैसला आगे चलकर उनकी जान लेने वाला था। इसके बाद राजीव गांधी समझौते को पूरा करने के लिए श्रीलंका गए, लेकिन वहां उन्हें भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा। जगह जगह आगजनी हो रही थी, रोड जाम हो रखे थे और वहां का विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ था। प्रेसिडेंट JR जयवर्धने की कैबिनेट में भी उनके अलावा एक भी व्यक्ति ये समझौता नहीं चाहता था। उनका कहना था कि श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में भारत आखिर क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। उन्हें कहीं न कहीं भारत की मंशा पर भी शक था। भारी टेंशन के बीच 29 जुलाई 1987 को इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ। इस अकॉर्ड के बाद जहां श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा यहां तमिलों को उनके अधिकार दिए जाने थे और नॉर्थ श्रीलंका में से अपनी आर्मी को विड्रॉ करना था, तो वही बदले में LTTE और तमिल रेबल्स को सरकार के सामने हथियार डालने थे। अगले दिन श्रीलंकन नेवी ने राजीव गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिस बीच श्रीलंका के एक नौसैनिक ने राइफल के बट से राजीव गांधी पर हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में उन्हें कोई गंभीर चोट तो नहीं आई थी, लेकिन इससे इस अकॉर्ड के प्रति श्रीलंका के लोगों का गुस्सा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वहां बढ़ते वायलेंस को ध्यान में रखते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भारत सरकार से मिलिट्री असिस्टेंस की मांग की। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के तहत भारत सरकार ने वहां जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री भेजने की बात भी तय कर रखी थी। इसलिए बिना और भी पहलुओं को कंसिडर किए भारत सरकार ने कुछ ही घंटों में श्रीलंका में पीस एस्टैब्लिशमेंट के लिए अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स
IPKF को श्रीलंका भेज दिया। जब ये सब हो रहा था उसी दौरान 4 अगस्त 1987 को प्रभाकरण ने सूथुमलाई अम्मान टेम्पल में 1 लाख लोगों के सामने एक भाषण दिया, जिसमें उसने सभी को हैरान करते हुए कहा कि उसे इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने इस अकॉर्ड के अगेंस्ट अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो भारत की रिस्पेक्ट करता है और उसे भरोसा है कि भारत तमिलों की मदद करेगा, इसलिए उसका संगठन अपने वेपन्स IPKF को सौंप देगा। ये वो वक्त था जब प्रभाकरण के एक कहने पर वहां के तमिल लोग कुछ भी करने को तैयार थे। इस स्पीच के बाद LTTE के लड़ाके IPKF के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अपने हथियार सरेंडर करने लगे। सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, लेकिन इससे पहले कि यहाँ हालात पटरी पर आते, सिचुएशन तब बदल गई जब कुछ वक्त बाद ही प्रभाकरण ने भारत पर LTTE के खिलाफ उसके विरोधियों की मदद करने का आरोप लगाकर अपना रुख बदल लिया। उसे हथियार डालना तमिलों की आजादी के सपने को मरते हुए देखने जैसा लगा। प्रभाकरण ने तमिल ईलम की मांग के लिए फिर से हथियार उठा लिए, जिससे शांति का यह समझौता टूट गया। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट और उसके बीच मनमुटाव पैदा हो गया, जो आगे चलकर इतना बढ़ गया कि प्रभाकरण ने IPKF के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया। इसके बाद साल 1988 में श्रीलंका में सत्ता बदल गई और राणा सिंघे प्रेमदासा प्रेसिडेंट बनाए गए। प्रेमदासा IPKF को शुरू से ही श्रीलंका से बाहर करना चाहते थे। वो और उनकी पार्टी पहले से ही इंडियन इंटरवेंशन के अगेंस्ट थी, इसलिए उन्होंने IPKF को बाहर करने के लिए प्रभाकरण से ही हाथ मिला लिया। LTTE और IPKF के बीच 3 सालों तक लड़ाई जारी रही, जिसमें IPKF ने श्रीलंका में LTTE के डोमिनेंस को तो काफी हद तक कम कर दिया, लेकिन इस बीच IPKF को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। जहां 1171 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, तो वही 3500 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। इसी दौरान भारत में भी सरकार बदली और VP सिंह अगले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। श्रीलंका में IPKF की प्रेजेंस को लेकर VP सिंह पहले से ही अगेंस्ट में थे। प्रधानमंत्री बनते ही VP सिंह ने IPKF को श्रीलंका से वापस बुलाने का फैसला किया। इसके बाद 1990 तक भारतीय सेना पूरी तरह से श्रीलंका से विड्रॉ कर चुकी थी। प्रभाकरण और LTTE ने इसे एक जीत के रूप में सेलिब्रेट किया। IPKF की वापसी के बाद प्रभाकरण का आत्मविश्वास अपने चरम पर था। उसने नदर्न और ईस्टर्न श्रीलंका पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। श्रीलंका में शांति की सभी उम्मीदें 1990 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF के वापसी के साथ ही टूट गई थी। IPKF की वापसी ने प्रभाकरण को और भी एम्बिशियस बना दिया था, जो आगे चलकर उसकी बर्बादी का कारण भी बना। लेकिन उससे पहले श्रीलंका में संघर्ष का एक और भयानक अध्याय शुरू हो चुका था, जिसे सेकेंड ईलम वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में हिंसा और क्रूरता की सभी सीमाएं पार कर दी गई। वहां खून खराबा हर रोज का हिस्सा बन चुका था। प्रेमदासा, जिन्होंने IPKF को बाहर करने के लिए प्रभाकरण को सपोर्ट किया था, अब उनकी सरकार को भी LTTE के हमले झेलने पड़ रहे थे। 11 जून 1990 को LTTE ने श्रीलंका के ईस्टर्न प्रोविंस में 600 से 700 सिंगली पुलिस कर्मियों को हॉस्टेज बनाकर सभी को गोली मार दी। एक साथ इतने पुलिसकर्मियों का मारा जाना सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इससे गुस्से में श्रीलंकन डिफेंस मिनिस्टर ने LTTE के खिलाफ एक फुल फ्लेश्ड वॉर का ऐलान कर तमिलों के गढ़ जाफना को नरक बना दिया। वहां मेडिसिन और फूड आइटम्स की सप्लाई बंद कर दी गई। साथ ही यहां श्रीलंकन एयरफोर्स ने लगातार हवाई हमले करते हुए लोगों का जीना हराम कर दिया। इतनी सख्ती के बावजूद ना तो प्रभाकरण ने हथियार डाले और ना ही इस युद्ध से पीछे हटा, बल्कि उसने हमलों को और भी तेज करते हुए साल 1991 में एलिफेंट पास पर स्थित श्रीलंकन आर्मी के बेसिस को घेरकर अपने कब्जे में ले लिया। एलिफेंट पास जाफना की ओर जाने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए स्ट्रेटेजिक रूप से दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि लगभग 1 महीने बाद श्रीलंकन आर्मी ने इसे LTTE से आजाद करवा लिया, लेकिन इस भीषण संघर्ष में दोनों ओर से 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिस कारण यह श्रीलंकन सिविल वॉर का सबसे ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट बन गया था। एक तरफ श्रीलंका में मौत का तांडव मचा हुआ था, तो दूसरी ओर इंडिया में भारी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी। VP सिंह की सरकार गिरने के बाद साल 1991 में भारत में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। प्रभाकरण को डर था कि अगर राजीव गांधी फिर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके लिए परिणाम काफी घातक साबित हो सकते हैं और IPKF को फिर से श्रीलंका भेजा जा सकता है। इसलिए प्रभाकरण ने राजीव गांधी को इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई।
21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में राजीव गांधी एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। उनके अपने सपोर्टर्स से घिरे होने के बीच LTTE की एक मेंबर थेनमोजी राजारत्नम ने मिलने के बहाने उनके करीब आकर अपने शरीर पर लगे एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कर राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या की खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। प्रभाकरण के लिए राजीव गांधी की हत्या करना आगे चलकर बहुत महंगा साबित हुआ। जहां भारत में उसके संगठन LTTE पर पूरी तरह बैन लग गया, तो वहीं उसकी गुडविल को भी भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि प्रभाकरण इस सब की चिंता किए बिना अपने मिशन में लगा रहा और उसके केवल 2 साल बाद ही 1 मई 1993 को उसने कोलंबो में एक रैली के दौरान सेम तरीके से श्रीलंकन प्रेसिडेंट राणा सिंगे प्रेमदासा की भी हत्या करवा दी, जिन्होंने कभी प्रभाकरण को खूब समर्थन दिया था। सिटिंग प्रेसिडेंट की मौत से श्रीलंका में हंगामा मच गया। 2 साल के भीतर दो देशों के इतने बड़े लीडर्स की हत्या से प्रभाकरण के हौसले बुलंदी पर थे। वो इतना खूंखार हो चुका था कि जब चाहे जिसकी चाहे हत्या कर सकता था। इस दौरान वो श्रीलंकन गवर्नमेंट के पैरेलल अपनी सरकार चलाने लगा था। उसने अपनी खुद की नेवी और एयरफोर्स भी तैयार कर रखी थी। वो अपने नेवी को सी टाइगर्स और एयरफोर्स को एयर टाइगर्स के नाम से बुलाता था। इतनी हत्याओं के बाद भी उसके समर्थक उसे एक फ्रीडम फाइटर के रूप में ही देखते थे। प्रभाकरण का पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के साथ भी अच्छा तालमेल था। साथ ही लीगल आर्म्स मार्केट से हथियार खरीदने की वजह से उसका इंटरनेशनल लेवल पर और भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नेटवर्क बना हुआ था। LTTE आए दिन मीडिया की सुर्खियों में था। उसके कारनामों की वजह से श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए अपने देश की जनता से आंख मिलाना भी मुश्किल हो रहा था। थक हार कर सरकार शांति की राह तलाशने में जुटी हुई थी और जनवरी 1995 में उनका ये प्रयास रंग भी ले आया, जब LTTE और सरकार के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन यहाँ महज 3 महीने ही शांति बनी रह सकी, जिसके बाद LTTE ने श्रीलंकन नेवी के 2 शिप्स को बॉम्ब ब्लास्ट कर इस पीस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। इस बार सरकार ने भी जवाब देने में कोई देरी नहीं लगाई और जल्दी ही एयरफोर्स ने तमिलों को निशाना बनाते हुए जाफना के रेफ्यूजी कैंप्स और सिविलियन साइट्स पर भारी बमबारी कर भीषण नरसंहार किए। थम्पालकमम और कुमारपुरम की जमीनें खून से रंग दी गई। करीब 11 महीने की लड़ाई के बाद दिसंबर 1995 तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जाफना को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। प्रभाकरण के राइज के बाद पहली बार ऐसा मौका आया था कि तमिल टाइगर्स को उनके ही गढ़ से बाहर कर दिया गया। इस हार से प्रभाकरण तिलमिला उठा और जुलाई 1996 में जाफना की हार का बदला लेने के लिए उसने मुल्लई तीवू पर हमला कर दिया। यहाँ करीब 8 दिनों तक घमासान लड़ाई जारी रही, जिसमें उसके 4000 टाइगर गोरिल्लों ने मिलकर करीब 1400 सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया। आर्मी की मदद के लिए एयरफोर्स को भी भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद LTTE ने यहाँ एक बड़ी जीत हासिल की। इस भीषण टकराव में 1200 से भी ज्यादा सैनिकों ने जान गंवाई और सरेंडर करने वाले लगभग 200 सैनिकों को गैसोलीन डालकर बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। इस हमले में LTTE को भी अपने 332 मिलिटेंट्स खोने पड़े, लेकिन उसकी इस जीत की गूंज से श्रीलंकन गवर्नमेंट बुरी तरह से हिल चुकी थी। इसके बाद प्रभाकरण ने अपने हमले तेज करते हुए वहां के सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और यहां तक कि टेंपल ऑफ द टूथ जैसी सीक्रेट प्लेस को भी निशाना बनाया। इसके बाद उसने एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिसंबर 1999 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट चंद्रिका कुमारटुंगा की जान लेने की कोशिश की, जिसमें लगभग 15 लोग मारे गए, लेकिन खुशकिस्मती से चंद्रिका कुमारटुंगा इस हमले में बाल बाल बच गई। हालांकि इस दौरान उनकी एक आंख परमानेंट डैमेज हो गई थी। इसके बाद जुलाई 2001 में LTTE ने भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला कर 8 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 4 यात्री विमानों को तहस नहस करके रख दिया। इस हमले के बाद से श्रीलंका में एक डर का माहौल पैदा हो गया। फॉरेन लोग यहाँ घूमने आने से कतराने लगे, जिससे वहाँ का टूरिज्म चौपट हो गया और श्रीलंकन गवर्नमेंट को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह कई सालों के इस खूनी संघर्ष ने श्रीलंका को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया था।
श्रीलंका में लंबे समय से जारी युद्ध से जनता थक चुकी थी। वहां डेवलपमेंट तो दूर, लोगों के लिए चैन से रह पाना भी मुश्किल हो रहा था। जनता के साथ साथ सरकार भी अब शांति चाहती थी, जिसके लिए साल 2002 में श्रीलंकन गवर्नमेंट और LTTE के बीच काफी बातचीत के बाद सीज फायर का एग्रीमेंट भी हुआ। लेकिन ये जंग कुछ महीनों भी नहीं रुक सकी और कॉन्फ्लिक्ट फिर से तेज हो गया। 12 अगस्त 2005 को प्रभाकरण ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाते हुए श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर लक्ष्मण कादिर गमार की हत्या कर दी। हैरानी की बात यह थी कि कादिर गमार खुद एक तमिल थे जो LTTE की वायलेंट स्ट्रेटेजी के खिलाफ थे। लक्ष्मण कादिर गमार की हत्या से इंटरनेशनल लेवल पर प्रभाकरण की रही सही साख भी मिट्टी में मिल गई थी। चौतरफा आलोचनाओं से भी प्रभाकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक के बाद एक सैकड़ों किलिंग्स जारी रखी। जहां उसके संगठन ने श्रीलंका में काम कर रही फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन एक्शन अगेंस्ट हंगर को भी निशाना बनाते हुए 17 चैरिटी वर्कर्स की हत्या कर दी, तो वही उन्होंने श्रीलंकन नेवल कॉन्वॉय पर बमबारी कर 100 से भी ज्यादा सेलर्स की जान ले ली। उसके इस आक्रामक रवैये से तंग आकर प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे की सरकार ने भी LTTE के साथ सीज फायर एग्रीमेंट को खत्म कर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी। इसके बाद 2007 से 2009 के बीच देश के ईस्टर्न और नदर्न पार्ट में भयंकर हमले हुए, जिसमें LTTE के लड़ाकों के अलावा हजारों सिविलियंस भी मारे गए और यहाँ का पूरा क्षेत्र खंडर में बदल गया। श्रीलंकन फोर्सेस यही नहीं रुकी और उन्होंने जनवरी 2009 तक के लिए नोची पर भी कब्जा कर लिया, जहां से LTTE ऑपरेट करता था। इस वक्त तक प्रभाकरण के संगठन में फूट भी पड़ चुकी थी, जिससे वो अलग थलग पड़ चुका था। साथ ही उसने श्रीलंकन फोर्सेस की बढ़ती ताकत को भी आंकने में गलती कर दी थी, जिन्होंने उसे और उसके गुट को मुल्लईतीवु के केवल 8 किलोमीटर के दायरे में समेट कर रख दिया था। 11 मई 2009 तक ये दायरा केवल 1.5 स्क्वायर किलोमीटर का ही रह गया, जिसमें प्रभाकरण और उसके करीब 700 साथियों समेत हजारों सिविलियंस भी थे, जिन्हें वो अब हॉस्टेज बनाकर ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। 17 मई 2009 को श्रीलंकन आर्मी ने वहां एक जोरदार हमला किया, जिसमें वहां मौजूद लगभग सारे LTTE मिलिटेंट्स मारे गए। अगले दिन 18 मई को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दावा किया कि इस हमले के दौरान ही एक वैन से अपने साथियों के साथ भागते वक्त प्रभाकरण भी मारा गया। इसके बाद श्रीलंका में करीब 3 दशक से जारी सिविल वॉर तो थम गया, लेकिन प्रभाकरण की मौत को लेकर नई नई अटकलें सामने आने लगी। कुछ दावों के हिसाब से जहां वो हेड ट्रॉमा से मरा था, तो किसी थ्योरी के हिसाब से उसने साइनाइड कैप्सूल खाकर खुदकुशी की थी। वही कुछ लोग आज भी उसके जिंदा होने का दावा करते हैं, जिससे उसकी मौत की गुत्थी को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। तमिलों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए शुरू हुए इस संघर्ष में सबसे ज्यादा तमिल लोगों को ही भुगतना पड़ा। इस सिविल वॉर में न जाने कितने इनोसेंट तमिल मारे गए, न जाने कितनों को अपना घर, अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और कितनी ही तमिल महिलाओं को वहां की सेनाओं की ज्यादती सहनी पड़ी। सिविल वॉर के खत्म होने के बाद वहां तमिलों के हालात और भी बदतर हो गए। न केवल उनकी आवाज को कुचल दिया गया, बल्कि उन्हें डर के साए में रहने को मजबूर कर दिया गया। आज उनके अंदर अपने अधिकारों की मांग करने का साहस तक खत्म हो चुका है। अधिकारों की मांग तो दूर, आम तमिल लोग डर की वजह से कोई पॉलिटिकल डिस्कशंस भी नहीं करते हैं। भले ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने UN समेत इंडिया और अमेरिका से वादा किया था कि वो तमिलों के साथ बिना किसी भेदभाव के पावर शेयर करेगी और उन्हें उनके अधिकार देगी, लेकिन 15 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ और वहां के तमिल्स आज भी बुरे हालातों में जीने के लिए मजबूर है।